CNBC आवाज इन्वेस्टर क्लब में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का ऐसा पहला इन्वेस्टर क्लब जहां आप बाजार के दिग्गजों से रूबरू होते हैं। साथ ही इस क्लब में आप लोगों को शेयर बाजार और निवेश से जुड़े उलझनों को दूर करने का मौका मिलता है, वो भी बिना किसी एंट्री फी के। आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है जो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ दो खास दिग्गज हैं, डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय और BNP पारिबा के गौरांग शाह। तो शुरू करते हैं अपना ये सिलसिला। सुदीप, सबसे पहले बाजार पे हम समझना चाहेंगे छोटा सा कमेंट कि जिस स्थिति में इस समय बाजार है, नीचे से 400 पॉइंट की करीब रैली हो चुकी है, क्या अब एक मान लिया जाए कि यहां से ऊपर की तरफ रुझान ज्यादा है? देखिए, ये डिपेंड करेगा संडे जो ग्रीस का रेफरेंडम है उसके नतीजे के ऊपर। अगर नतीजा सही निकला बाजार के लिए, जो कि रेफरेंडम में जो मांग किया गया है यूरोपियन बैंक्स के जो डिमांड अगर मान लिया जाता है, तो आई थिंक ग्लोबली एक मोमेंटम पॉजिटिव देखेगा और इंडियन मार्केट भी इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। अगर इसमें नो निकल के आता है रेफरेंडम का नतीजा, तो थोड़ा उथल पुथल होने की संभावना है, पर ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव है और जो हम लोगों को लगता है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप मार्केट को देखें तो इंडियन मार्केट स्ट्रांग लग रहा है। इंडियन मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड्स ही है। तो गौरंग, जिस तरीके से तस्वीर बन रही है कि छोटा शॉर्ट टर्म होगा और डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा प्ले करेंगे, पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो खरीदारी के लिए लिस्ट बना लें? खरीदारी के लिए लिस्ट तो मेरे ख्याल से 8000 के स्तर पे भी महफूज थी। नहीं, जो लोग नहीं बना पाए वो नहीं बना पाए, तो अब भी एक मौका है, क्योंकि ग्रीस को लेकर के देखिए 2011, 12, 13 से मेरे ख्याल से ये सिलसिला चल रहा है और हर समय पर एक तारीख दी जाती है और एक मोटा सा चेक दिया जाता है। फिर से जब वो मुश्किल खड़ी होती है तो उसका जो डरावना पहलू होता है वो काफी बड़ा होता है। अब ये हाँ भी करते हैं तो भी फंसते हैं, ना भी करते हैं तो भी फंसते हैं। हाँ करते हैं तो थोड़े समय के लिए दूर किया जाएगा तकल्लुफ, अगर ना करते हैं तो बहुत जल्द परिस्थिति खराब होने की संभावना है। लेकिन जो रिएक्शन हमारे बाजार पर आना था वो मेरे ख्याल से मोटे तौर पर इस हफ्ते हमने मंडे के दिन देख लिया। 600 पॉइंट की गिरावट हुई और फिर रिकवरी हुई और रिकवरी लगातार चल रही है। अब संडे को रेफरेंडम हाँ या ना आता है, मेरा मानना है कि एक नीजक रिएक्शन आएगा और फिर हम हमारे कामकाज फिर से लग जाएंगे। अब मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नतीजे वगैरह वगैरह। तो ये एक तस्वीर बन रही है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अगर कोई जर्क मिलता है तो वहां पे खरीदारी मौका। लेकिन सवाल जो शुरू करते हैं, चेतन हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। चेतन भाई, स्वागत है आपका, पूछिए आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदता हूं तो वो मैं खरीद रहा हूं, वो सही प्राइस है या नहीं, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? ओके, सुदीप, वैल्यूएशन का सवाल है कि खरीदने जा रहे हैं तो भाव सही है कि नहीं, ये एक छोटे से टिप की कैसे पता करें? देखिए, सबसे बड़ा इसमें आई थिंक लेसन ये होना चाहिए कि आप जो भी शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप खुद अपना एनालिसिस करके कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन आप देखिए पीयर ग्रुप जो है, जो उस कंपनी के जो पीयर ग्रुप है, उस कंपैरिजन में उसका वैल्यूएशन कहाँ है, वो कंपैरिजन देखिए। इसके बाद उसका जो सारे जो फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स है, जैसे पी मल्टीपल बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं, ये सारे फाइनेंशियल नंबर्स पे ध्यान दीजिए, पर्टिकुलरली रेशियोज पे। इस रेशियो से बहुत अच्छा आपको आइडिया मिलेगा कि रिलेटिवली ये प्राइस कहाँ है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा और एक भी सजेशन दूंगा, इंडस्ट्री पे भी ध्यान दीजिए। जिस कंपनी का भी आप शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का शेयर कोई खरीद रहे हैं, आप मारुति का शेयर खरीद रहे हैं, तो एक तो आपको मारुति का जो फंडामेंटल्स है कंपेयर टू लेट्स से टाटा मोटर्स और बाकी जो कंपनीज है वहां आप चेक करेंगे। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरफ बढ़ रहा है, वो सही रास्ते पे है, आने वाले दिनों में वहां पे अच्छा ट्रैक्शन रहेगा नहीं रहेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज देख के आपको लेना पड़ेगा। और इससे भी बड़ा एक चीज है कि आपको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इसका प्रोस्पेक्ट क्या है। पीछे जो हो गया है वो तो हो गया है, दैट इज हिस्ट्री। आप जब शेयर खरीद रहे हैं, भविष्य का देख के सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो जिनको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको कि आप थोड़े से वैल्यूएशंस वगैरह देखें और इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, उनका आउटलुक क्या है, वो देखें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। तो ये आपके लिए सलाह। चलिए एक और सवाल लेते हैं। बीके अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, सवाल पूछिए। मैंने थोड़ी पढ़ाई कर 2010 में 100 शेयर लिए थे बॉस के 5070 रुपीज में। ओके। और 2013 में लिए थे पेज इंडस्ट्रीज के 4470 रुपीज में।
और अभी 2013 में आइचर मोटर के भी लिए हुए हैं 4,722 रुपीज में। ये थोड़ा मैंने अपना होमवर्क करके लिया हुआ है और आज अच्छी वैल्यू है इन तीनों की। शेयर तो मेरे पास और भी हैं, तो इन तीनों के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। गौरांग, तीनों ही शेयर जो है इन्होंने हाई टिकट साइज के लिए लेकिन बड़े सही समय पे लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अब ये रुके रहे इसमें या निकलना चाहिए? रुकना तो संभव है और बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ये अक्सर लाभदायक होता है। जैसे आपने कुछ पढ़ाई करके निवेश किया है, ये बहुत जरूरी होता है और मैं ये मानता हूं कि उसका फल आज आपको मिल रहा है। तो अगर आप यही अगर आपकी पूंजी है और यही 3 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरी राय में जिस हिसाब से इनको मुनाफा हो रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा तो बांधना चाहिए और थोड़ा सेक्टोरियली अलग अलग थीम आपको फॉलो करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें फार्मा और आईटी के हालांकि नतीजे आएंगे तो थोड़ा निराशा होने की संभावना है, तो थोड़े पैसे निकालिए, आपका मुनाफा बहुत अच्छा हो रहा है, डाइवर्सिफाई करिए और थोड़ा पोर्टफोलियो। मेरे पास आईटी में इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, फार्मा में अभी मैंने रिसेंटली सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया था 600 रुपीज के आसपास। प्राइवेट सेक्टर बैंक से एफएमसीजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी एक्सिस बैंक लिया हुआ है। फिर आप चिंता न करें, जो बना है वो बना रहने दीजिए और ऊपर के तरफ के दायरे आप मुकम्मल कीजिए, क्योंकि आपका निवेश बहुत ही बेहतर। अभी मैं 8-10 लाख रुपया और जोड़ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, काफी क्षेत्र का आपने नाम ले लिया है जी, लेकिन मैं ये अभी जो ग्रीस की प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए रुका हुआ हूँ थोड़ा। वो तो मेरे ख्याल से उनके प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता क्या होने वाला है। पता नहीं होगा तो वो बहुत तकल्लुफ वाली या तो 5% ऊपर में खरीदेंगे या 5%। देखिए, तो आधी पूंजी अभी लगाइए, आधी पूंजी अगले हफ्ते लगाइए। आज मतलब पता नहीं समय है कि नहीं, तो अब तो सोमवार को ही आपको मौका मिलेगा जब पूरा नतीजा सामने आएगा। तो ये एक तस्वीर है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो बढ़िया किया, चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल के सेक्टोरली कहीं और चर्न कर लें, तो ये एक होगा। एक जल्दी से एक छोटा सवाल ले लेते हैं हितेंद्र का। हितेंद्र, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ने जो अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसका फायदा अगर हमें चाहिए तो उसमें 2 कंपनीज मैंने सिलेक्ट की, एक बर्जर पेंट और एक यूक्याल फ्यूल सिस्टम्स जो ऑटोमोबाइल एंसेसरीज में है। तो आने वाले 3 से 5 सालों के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो ये 2 कंपनीज कैसी रहेगी, या फिर अगर आप कोई और सजेस्ट कर सके तो? देखिए, आपने अच्छा सिलेक्ट किया और क्योंकि आप 5 साल की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा मुनाफा होना चाहिए इन शेयर्स में अगर इस लेवल पे निवेश करें। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि क्योंकि आप बर्जर पेंट्स की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा एशियन पेंट्स पे भी ध्यान दीजिए। वो भी बेहतरीन कंपनी है इस क्षेत्र के और वो अपार्ट फ्रॉम पेंट दे हैव डाइवर्सिफाइड रिसेंटली इनटू अदर रिलेटेड आइटम्स, जहां पे भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलने की संभावना है। तो मैं एशियन पेंट पे जरूर आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा। यूक्याल फ्यूल सिस्टम ठीक है, आपने अच्छा चॉइस किया है और आप अगर 5 साल निवेशित रहना चाहते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। तो गो विद द लीडर्स, एशियन पेंट्स पे फोकस करें। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्त हो रहा है ब्रेक लेने का, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और दर्शकों के सवाल लेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। लेकिन आपको भी बता दें, अगर आप भी आवाज इन्वेस्टर क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं और आवाज के स्टूडियो में आकर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें SMS करें AIC, फिर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका आवाज इन्वेस्टर क्लब में और हम बात कर रहे हैं हमारे तमाम सारे दर्शकों को जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है उनके सवालों के जवाब ले रहे हैं और सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। यज्ञेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं और यज्ञेश जी पूछिए सवाल अपना। बहुत सारे इन्वेस्टर कॉमर्स कैलकुलेशंस नहीं जानते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बैलेंस शीट पढ़ी जाए या एक्स्ट्रा। तो क्या बड़ी कंपनियां और ऐसी कंपनियां के जो रेगुलर डिविडेंड पे आउट कर रही हैं, तो वैसी कंपनियों को चूज करके सिर्फ उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे, तो क्या ये सही होगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इक्विटी में जब आप निवेश करते हो तो आप सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं निवेश करते हो, क्योंकि डिविडेंड एक रेगुलर रिटर्न है। सिर्फ रेगुलर रिटर्न के लिए इक्विटी में निवेश करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी में नॉर्मली कैपिटल एप्रिसिएशन सबसे बड़ी बात होती है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। डिविडेंड आता है, अच्छा है, पर सिर्फ डिविडेंड के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरा मैं कहूंगा कि अगर आपका खुद के पास टाइम नहीं है या आपके पास उतनी जानकारी नहीं है बैलेंस शीट स्टडी करने की, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना सही होगा। वहां पे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है और ज्यादा आप स्टडी करना नहीं चाहते हैं किस तरह का म्यूचुअल फंड, क्या स्कीम, तो जो लार्ज कैप
ग्रोथ स्कीम है वहां पे निवेश कर सकते हैं। वहां पे फंड मैनेजर्स हैं जो स्टडी करते हैं और निवेश करते हैं। तो चलिए, जो डिविडेंड पेइंग वाली बात है वो एक तरीके से आप बहुत सिक्योर्ड उसमें जाना चाहते तो वो बैंक की तरह हो गया, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क बेयर करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा गेन्स भी होते हैं। तो जैसा कि सुदीप सुझाया कि आप थोड़ा सा ये क्राइटेरिया रखें, लेकिन यही एक सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड ही मिले तभी मिलेंगे। अमित के पास चलते हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, टॉकिंग अबाउट इक्विटी, कौन सा सेक्टर आपको लगता है जो अदर देन आईटी जो और आउट परफॉर्म कर सकता है? टिप चाहिए सुदीप जी। नहीं, सेक्टर वाइज, ओनली सेक्टर वाइज अगर आप सेक्टर देखें तो हम लोगों को लग रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र जरूर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि इकोनॉमी में जब भी सुधार आता है, इकोनॉमी में जब भी मोमेंटम वापस आता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र को मिलता है। तो जैसे हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकिंग में इकोनॉमी में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है, तो वो जैसे होता जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दो तरह के बेनिफिट होंगे जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है। एक जो एसेट क्वालिटी का इशू है, क्योंकि सारे बैंकों के एसेट क्वालिटी लेके बहुत समस्या है। इकोनॉमी में सुधार आएगा तो जो जैसे पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ तो एसेट क्वालिटी बैंकों का इंप्रूव करेगा। दूसरी बात है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होने की बात चल रही है। जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगा इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंकों का और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो स्प्रेड है, एक रेट पे लेंड करते हैं, एक रेट पे पैसा उठाते हैं, ये स्प्रेड बढ़ता जाता है और ये डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। अगर 1% ब्याज दर कम हो गया इकोनॉमी में तो बैंकों का मुनाफा 1% से शायद ज्यादा बढ़ेगा। सो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग को लगता है यहां पे बहुत बड़ा फायदा होगा। पर मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप स्टॉक मांग भी नहीं रहे हैं, पर आप बी वेरी सिलेक्टिव जब खरीदें बैंक्स। जस्ट टू ऐड ऑन सर, आर यू टॉकिंग अबाउट पीयूसी बैंक्स, पीएसयू बैंक, सॉरी? नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये बिलीव करता हूं कि पीएसयू बैंक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे मैंने एसेट क्वालिटी की बात की, वो खत्म नहीं हुई, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात है, इन बैंकों का कैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। बातचीत चल रहा है पर उसमें कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। जब तक वो सामने नहीं आता है मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूं कि आप ये पीएसयू बैंक लीजिए या वो पीएसयू बैंक लीजिए। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी भी जब भी करेक्शन हो रहा है अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है लेने का। गौरंग, एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि हाई बीटा बन चुका है वो है फार्मा। टेक्निकली नहीं है लेकिन वो अब जिस तरीके से मूव्स उसमें आते हैं और तमाम सारे स्टॉक है जो फ्रंट लाइन वाले, उसमें बड़े बड़े मूव्स आते हैं। आपको अच्छा लगता है सेक्टर ये? मुझे तो बहुत पसंद है और जब करेक्ट होता है तो और भी पसंद आता है क्योंकि एक मौका मिलता है वहां पर लंबी अवधि के लिए निवेश करके। देखिए, एक चीज आपको देखनी है कि लगातार तिमाही दर तिमाही, साल दर साल आपको उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी हाथ लगती। अब उसका देखिए अगर आप देखने जाए तो जो बड़े बड़े संस्थागत निवेशक है वो रिपोर्ट निकालता है बिकवाली की, लेकिन फिर एक टर्न अराउंड आता है और फिर वहां पर खरीदारी की राय दी जाती है। मेरी राय ये है कि सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, ये कुछ विकल्प है फार्मा क्षेत्र पर, खास करके सन फार्मा, क्योंकि रैनबैक्सी के विलय के पश्चात मेरे ख्याल से कुछ दबाव बना है, एक बेहतरीन मौका है यहाँ पर निवेश करने के लिए लंबी अवधि के। बिल्कुल आपने सही कहा। ल्यूपिन का मुझे याद है जब रिजल्ट आया था उसके बाद तमाम सारी रिपोर्ट्स आई कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, प्रेशर रहेगा, स्टॉक गिरा, लेकिन उसके बाद से आप देखिए 250 रुपए स्टॉक ऊपर है। तो जो गौरांग करें कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए उस पर, और फार्मा में डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए यश का सवाल लेते हैं। यश, पूछिए। I would like to purchase on Suzlon shares for long period of time. So सुदीप, सुजलॉन और गौरांग मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1000 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए। अब उसमें जो जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, सांघवी साहब आ गए हैं उसमें। जी, क्या सजेशन देंगे? देखिए, बहुत बड़ा चेंज हुआ। ये तो जैसे कह रहे हैं तो एक तो सन फार्मा दिलीप सांघवी ने स्टेक लिया है। दूसरा, इनका सबसे बड़ा दिक्कत कहां से चालू हुआ था? जब इन्होंने जर्मनी में जाके आरी पावर को एक्वायर किया था, वहां से बहुत बड़ा डेट का इशू कंपनी को प्लेग कर रहा था। तो वो उन्होंने बेच दिया है और उसका प्रोसीड्स अब आना चालू हो गया है कंपनी में। तो इनका जो डेट लेवल्स है वो कम होने की बहुत जल्द उम्मीद है और ग्रेजुअली कम होता जाएगा। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना है। पर क्योंकि आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं सुजलॉन लेंगे या नहीं लेंगे, और आप कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं, आपका रिस्क एपिटाइट अगर है, मतलब आप रिस्क जोखिम उठा सकते हैं, तो आप ले लीजिए
और आप 2-3 साल का मन बना के उसको लेके बैठे रहिए, शायद आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। गौरंग, सुजलॉन पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्टोरी अब डेवलप हो रही है, बहुत अल्टरनेट एनर्जी पे फोकस हो रहा है, लगता है आपको कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है इकोनॉमी में और सरकार की जो पुश है उसकी वजह से इसको बड़ा फायदा हो सकता है? कुछ दिक्कत है मुझे पहले तो नजर आती है, और इन जनाब को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो किसी की देखा देखी न करें, वो सबसे बड़ा खतरा होता है निवेश पर। एक्स एंटरप्रेन्योर की रिस्क एपेटाइट और आपकी रिस्क एपेटाइट जमीन आसमान का अंतर होता है। हाल ही में एक ऐसा वाकया हो चुका है, किसी बड़े निवेशक का नाम लेकर के कुछ कंपनियों में निवेश किया गया और वो फिर लगातार नीचे की तरफ के सर्किट। सुजलॉन के साथ दिक्कत यह है कि बहुत जल्द यहां पर डेट कम नहीं होती नजर आती मुझे। दूसरी बात, ढेर सारे निवेशक यहां पर ऑलरेडी फंसे हुए हैं और हर एक उछाल में यहां पर आपको बिकवाली आती हुई दिखेगी। सिंघवी साहब क्या मैनेजमेंट में ऐसा रोल अदा करेंगे जो एक टर्न अराउंड स्टोरी आएगा, ये एक सवाल या निशान है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो मैं तो आपको ये राय दूंगा कि आपका लंबी अवधि का नजरिया, आप इंडेक्स निफ्टी 20 खरीद करके बैठ जाए। क्या चिंता है आपको? ना तो कोई विंडमिल की चिंता है, ना तो कोई डेट की चिंता है। और एक दिक्कत यह है कि कोशिश सुजलॉन कर रही है डेट को अब कम करने के लिए, वायबल एसेट्स नॉन वायबल एसेट्स को बेच करके, लेकिन वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता और ये सेक्टर ऑलरेडी काफी भीड़ है यहाँ पर। और अगर आप पावर जनरेट करते हैं तो वो आपको, मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बैठना पड़ेगा और उनकी वित्तीय हालत बहुत खराब है। करेक्ट। तो जो लीडर स्टॉक्स उनके साथ जाइए, जहां पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनके साथ जाइए। इतना रिस्क क्यों लेना कि रात की नींद हराम हो जाए आपकी? अच्छे स्टॉक्स में रहिए, इसको बेटर है कि अवॉइड करें। एक और वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और सवाल लेंगे हमारे साथ जो दर्शक यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आवाज इन्वेस्टर क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, तो तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और फिर लिखिए AIC, फिर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज इन्वेस्टर क्लब में। तमाम सारे दर्शक हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और अपने सवाल खुद अपने सामने जो दिग्गज बैठे हैं बाजार से, उनसे पूछ रहे हैं। सिलसिला शुरू करते हैं, प्रतीक के पास चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद। प्रतीक, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, आई हैव परचेज ACC शेयर एट 1400 रुपीज, सो आई वुड लाइक टू बाय मोर शेयर्स, सो वेदर इट्स अ गुड टर्म फॉर 5 years पर्पस। सुदीप, ACC में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, क्योंकि सीमेंट की स्टोरी अब फुल कैपेसिटी में चल रही है और जिस तरीके से मेक इन इंडिया और कंस्ट्रक्शन की सब स्टोरी चल रही है, हालांकि ये भी 2-3 महीने बारिश की वजह से थोड़ा सा आपको डल दिखेगा, लेकिन लगता है कि बड़ी स्टोरी डेवलप होगी यहाँ पे। जी बिल्कुल सही, यही मैं बताने वाला था, क्योंकि आपने बताया कि 5 साल के लिए आप खरीदना चाहते हैं, तो 5 साल के लिए ACC जैसे दिग्गज कंपनी खरीदना बिल्कुल सही है, कोई चिंता नहीं करिए। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट देख के आप घबरा के निकल मत जाना, क्योंकि इस क्वार्टर, मानसून क्वार्टर में सीमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, पर 5 साल के लिए सीमेंट और ACC डेफिनेटली गुड बाय। डेफिनेटली। विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, सवाल पूछिए। नमस्ते, मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि स्मार्ट सिटीज 100 सिटीज जो बनने वाली है, तो इसमें सबसे पहले कौन से सेक्टर में ज्यादा पिकअप आएगा और कितने वक्त में आएगा? गौरंग, स्मार्ट सिटी का प्ले और मुझे लगता है कि जब एक शहर बनता है तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो न इस्तेमाल हो, लेकिन कैसे प्रायोरिटाइज करें 2-3 सेक्टर की यहाँ सबसे तेजी आएगी? देखिए, पहले तो ये अभी घोषणा हुई है, जमीनी स्तर पर इसको अमल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसके पास कौन से क्षेत्र को और कौन सी कंपनी है उस क्षेत्र में वहाँ ऑर्डर मिलेगा। NBCC की एक कंपनी है जो कि मुझे काफी सकारात्मक लगी और ये घोषणा के बाद मेरे ख्याल से काफी चल भी चुका है। करेक्शन पर मेरी राय में NBCC आप करते हैं, क्योंकि पहले तो एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा और ढांचा तैयार करने के लिए आपको रास्ते लगेंगे, बाद में ढांचा तैयार होगा, बाद में पावर सप्लाई जाएगा, टावरें लगेंगे मोबाइल के, पेंट लगेगा, जैसे अभी जिक्र हो रहा था एशियन पेंट के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक क्षेत्र पर निवेश करना है आपको, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको देखनी चाहिए और वहां पर NBCC करेक्शन में एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है और मैं ये मानता हूं कि करेक्शन में अगर आप निवेश करते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा कम से कम 2, 2.5, 3 साल का, क्योंकि ये सब योजनाओं को गति पकड़ने के लिए उतना समय लगेगा। सुदीप, आप? जी, मैं गौरंग जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जस्ट सिर्फ एक और शेयर का नाम बताना चाहूंगा, लार्सन टुब्रो पे जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, दिग्गज कंपनी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस है। बीच में कुछ दिक्कतें थी तो प्राइस नीचे आया था, पर इस साल अभी तक करीब 20% रिटर्न दे चुका है। पर यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। और जैसे साहब कह रहे थे, 5 साल के लिए अगर लार्सन खरीदेंगे जरूर आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, सवाल पूछिए। आई हैव इन्वेस्टेड इन अ शेयर बिफोर 2008
but the company got delisted. So what I can do in that case? बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर कंपनी डीलिस्ट हो गया है तो वहां पे तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। आपको कंपनी से संबंध कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कोई बायर है या नहीं, तभी आपको एग्जिट मिलेगा। अदरवाइज एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल है आपको। Is there any law in the SEBI if company got delisted, so how I can redeem those shares and get my money back from the company? नहीं, देखिए आप इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो रिडीम का तो सवाल ही नहीं होता है। कंपनी ने शेयर इशू किया है, आप शेयर होल्डर हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर बेच सकते हैं। But there should be some investor for me to buy that share. बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए डीलिस्टिंग होने के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं और सेबी ये मामले को लेके काम भी कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि पहले देखिए स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी ने कोई भी कुछ वायलेट किया तो स्टॉक का ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है, वही सबसे ज्यादा पनिशमेंट माना जाता था। पर अभी सबने रियलाइज किया कि वो पनिशमेंट कंपनी से भी ज्यादा छोटे निवेशकों के लिए हो रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। कंपनी ने कोई गलती की है, ट्रेडिंग बंद हो गया, छोटे निवेशक को प्रॉब्लम होता है। तो ये समस्या दूर करने के लिए बहुत सारे सुझाव आए हैं रेगुलेटर के पास और वो एग्जामिन कर रहे हैं, पर आज के दिन में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप कुछ मार्केट में कुछ कर पाएं। बेल्लारी स्टील, ओके। क्या जब लेटेस्ट से पहले ओपन ऑफर दिया था उन्होंने? No, there is no open offer. They have published in the market. Mike, they have not given any open offer. Even I have not got any information about that. नहीं, ये मैं नहीं मानता। ऐसा हुआ नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमेशा सूचना देती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह अचानक से डिलीट। शायद आपने मिस किया होगा, एंड यू पॉसिबली आपने मिस किया होगा। तो जैसा सुदीप, is any chance to get that I can able to sell that share through? जैसे सुदीप ने आपने सुझाया कि आप कंपनी से पत्राचार करें, उनको लिखें कि हमारे पास अभी शेयर है, मैं आपको टेंडर नहीं कर पाया था और अब मैं इसको टेंडर करना चाहता हूं, तो वो आपको उनका जो इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल होता है वो आपकी हेल्प जरूर करेगा उसमें। तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इस पे आप ये कर सकते हैं। आप आरओसी की भी मदद ले सकते हैं, अगर कंपनी का एड्रेस नहीं है तो आरओसी पे से भी आपको पता चल सकता है। थैंक यू। तो जो जैसा कि दोनों दिग्गजों ने आपको सलाह दिया कि आप जो यहाँ से लेसन्स आप लेके जा रहे हैं कि लीडर के साथ रहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्टॉक्स के साथ रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रहिए और आंख कान खुले रखिए, इंडस्ट्री को देखते रहिए, आउटलुक देखते रहिए, तो निश्चित तौर पर इस एसेट क्लास से ज्यादा पैसा आप और कहीं नहीं बना सकते हैं। ये भरोसा आपको आवाज यहाँ पे दिला रहा है। तो आवाज इन्वेस्टर क्लब में आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। लेकिन आप भी इस क्लब का मेंबर बन सकते हैं जिसकी एंट्री फी कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना, अपना मोबाइल उठाइए, AIC टाइप करिए और फिर लिखिए आई एम इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। नमस्कार।